हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अकाउंटिंग थ्योरी। जो फर्स्ट क्लास हो चुका है, जिन्होंने भी नहीं देखा मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप वो क्लास देख लीजिए, फिर आपको ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगा। और उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने हमने सब कुछ देख लिया था कि अकाउंटिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, सब कुछ देख लिया था हम लोगों ने। उसके बाद अ, उसके बाद हम लोग का ये सब कुछ हो गया था। उसका जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ देख लिया था। किस तरह से अकाउंटिंग जो है वो सोशल साइंस से रिलेट करता है, ये भी देख लिया था। अकाउंटिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं इसके आगे की। तो एक बात बताइए, आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा। तो मुझे एक बार मैं इस चैप्टर तक पहुंच जाता हूँ जहां से हम लोग का स्टार्ट होने का है आज। एक सेकंड, हाँ, ये देखिए। टॉपिक का एक सेकंड। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्वेंशन। तो आज हम लोग एकदम इन डिटेल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है। बहुत लोगों को क्या है ना, कंफ्यूजन रहता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, प्रिंसिपल किसको कहते हैं, कन्वेंशन किसको कहते हैं। मतलब ये तीनों अलग अलग वर्ड अपने में अलग अलग क्या शो करता है, तीनों का अलग अलग मीनिंग क्या है। तो आज हम लोग ये सब चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक बात बताइए, जैसे मैं कुछ पूछ रहा था आपसे कि आपका मान लो एक बिजनेस है, ठीक है। एक बिजनेस है जिसका आप तो ओनर हो। आपको अगर अकाउंटिंग की नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप तो अकाउंट्स किसी अकाउंटेंट से बनवाओगे। अपने बिजनेस का अकाउंट तो किसी अकाउंटेंट से बनवाओगे ना। मान लो आप अपने बिजनेस का पूरा डेटा लेके, पूरा बैंक स्टेटमेंट, जो भी डेटा है आपके पास, वो लेके जाते हो किसी अकाउंटेंट के पास, ठीक है। और वो आपको आपका बैलेंस शीट, पीएल सब बना के दे देता है, मतलब प्रॉफिट वगैरह सब निकाल के दे देता है कि आपने इतने का ट्रांजेक्शन किया, इतना का प्रॉफिट, ये वो सब कुछ सारा कुछ प्रेजेंट करके दे देता है। आप क्या करते हो, सेम डेटा लेके दूसरे अकाउंटेंट के पास जाते हो। आपको पिछले वाले से सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि वो जो लॉजिक लगा रहा था, वो जो अजम्पशन लगा रहा था, वो जो अपना लगा रहा था ना कैलकुलेशन, उससे आप सेटिस्फाई नहीं थे। आप दूसरे के पास गए, दूसरे ने कुछ और प्रॉफिट निकाल के दिया। आप तीसरे के पास गए, तीसरे ने कुछ और प्रॉफिट निकाल के दिया। अब बेसिकली ऐसा कर क्यों रहे हो? आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप जितना कम प्रॉफिट शो करोगे गवर्नमेंट पे को, उतना आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट कम से कम आए, इसलिए आप अलग अलग अकाउंटेंट के पास जा रहे हो कि जो मुझे कम प्रॉफिट में काम कर दे, मुझे मैं उसका एक्सेप्ट कर लूंगा। तो एक बात बताओ, जैसे आप अकाउंटेंट चेंज कर रहे हो, आपका प्रॉफिट चेंज हो जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? प्लस माइनस तो वही है ना भाई। अगर मैं 10 में से 6 को लेस करूंगा, 10 रुपए का सेल दिखाऊंगा, 6 रुपए का खर्चा दिखाऊंगा, तो 4 रुपए का प्रॉफिट इस अकाउंटेंट, हर अकाउंटेंट का 4 रुपए का प्रॉफिट आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कहां पे फर्क आ गया कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ गए? इसका मतलब ये है कि या तो उसने सेल के फिगर के साथ छेड़खानी की, या तो उसने परचेज के फिगर यानी एक्सपेंस के, या तो उसने इनकम के फिगर को कुछ इधर उधर किया, या तो उसने एक्सपेंस के फिगर को कुछ इधर उधर किया। तो इधर उधर क्या कर सकता है? इधर उधर ये कर सकता है कि हो सकता है कि अकाउंटेंट ए जो है ना, वो किसी चीज को इनकम माना हो, अकाउंटेंट बी उस चीज को इनकम नहीं माना हो। अकाउंटेंट ए जो है वो किसी चीज को एक्सपेंस माना हो, अकाउंटेंट सी जो है वो किसी चीज को एक्सपेंस नहीं माना हो। तो कहने का मतलब यह है कि हर अकाउंटेंट अपने लेवल पे अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हुए अपना एक एजम्पशन बनाता है, अपना एक प्रिंसिपल बनाता है, और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट निकाल के दे देता है। एक बात बताओ, अगर दुनिया में ऐसे चलता रहे तो आपको नहीं लगता कि हर बिजनेस का अपना अलग तरीके से अपना अलग प्रॉफिट आएगा? क्या ये सही है? नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो एक ही तरीका, एक ही प्रिंसिपल, एक ही रूल, एक ही रेगुलेशन, एक ही नियम, एक ही कानून के को फॉलो करते हुए हर कंपनी, हर बिजनेस, हर मतलब जो भी अपना अकाउंटिंग करवाएगा वो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कराएगा? ऐसा होना चाहिए ना। तो बस ऐसे ही, बस यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारे आज की टॉपिक की, ठीक है। तो होता क्या है कि जितनी भी
ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितने भी एंटिटी है ना, जितने भी कंपनी, जितने भी बिजनेस है ना, वो सब मिलके एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, जो सबके लिए वो एक्सेप्टेड है, सबने इसको एक्सेप्ट करके रखा है। और ऐसे प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहले वर्ड हम लोग, हालांकि यहाँ पे चैप्टर के नाम में पहले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम लोग कॉन्सेप्ट इसके बाद सीखेंगे, पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल मतलब आप लोगों को क्या पता है? रूल्स, रेगुलेशन, नियम कानून, यही ना, तो वही होता है। अकाउंट्स के कुछ रूल्स हैं कि आप इसको डेबिट करोगे, आप इसको क्रेडिट करोगे। आप इस रूल्स को अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? मतलब असेट अगर डेबिट होता है तो कोई बिजनेस वाला बोलेगा कि नहीं, हम एसेट को क्रेडिट करेंगे और हम लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, ये मेरा रूल है। भैया ऐसे नहीं होता है। अकाउंट्स का अपना एक रूल है जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, उसी को हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गैप, GAAP, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि पूरे इंडिया में जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वही वही फॉलो करेंगे। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो क्या फॉलो करेंगे? गैप फॉलो करेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। समझ में आया प्रिंसिपल क्या होता है? एक फेयर आइडिया लग गया माइंड में प्रिंसिपल क्या होता क्या है? कि भैया जो रूल्स है ना अकाउंटिंग का, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो फ्रेमवर्क है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, जो इन जनरल एप्लीकेबल टू एवरीवन है, उसको बोलेंगे गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से माइंड में बैठा होगा। हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं एक बार फेयर आइडिया दे रहा हूं ताकि आप लोग को बस समझ में आए कि हाँ, तीनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? थोड़ा सा सोचिए, यहां पे रूल्स रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा है। रूल्स रेगुलेशन की बात किस में कर रहा था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कर रहा था। यहां पे किसकी बात कर रहा है? यहां पे अजम्पशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अजम्पशन की। अजम्पशन क्या होता है? अरे भैया, आप कुछ करोगे ना, अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको मान के चलना होगा। जैसे कि आप, अब से फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे और बहुत, क्योंकि इसमें 12-13 पॉइंट्स आते हैं, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट एक बार के लिए आप ये ऐसे समझो कि एक अजम्पशन है कि ये माने बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ये माने बिना अगर आप अकाउंटिंग करोगे, माने बिना मतलब होता है ये अज्यूम किए बिना। अगर ये अज्यूम किया, क्या अज्यूम किए बिना, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो एक वर्ड में अगर समझो तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मतलब अजम्पशन। किस अजम्पशन को लेके अकाउंटिंग होती है? जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो या फिर हम लोग कोई भी लॉ, कोई भी थ्योरी अभी तक पढ़ते हैं, तो उसके पीछे कोई अजम्पशन रहता है कि ये मानेंगे तभी ये अप्लाई करेगा। तो वैसे ही अकाउंट्स करने, अकाउंटिंग करने का यही एक एजम्पशन है, और वो क्या एजम्पशन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट सिंपल एजम्पशन, एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब कन्वेंशन मतलब क्या होता है? इसके लिए एक वर्ड में दूं, इसके लिए एक वर्ड समझ लो, ये ट्रेडिशन है, प्रथा है, प्रचलन है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? प्रचलन है। लोग ऐसे करते आ रहे हैं, इसीलिए मैं भी ऐसे ही करूंगा। ठीक है? अरे भैया अब देखो, असेट को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं और लाइबिलिटी को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अभी आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि आप लोगों ने अभी बस स्टार्ट किया है अपना कॉमर्स जर्नी, बट आगे ऐसे ही देखोगे, ऐसे ही होता है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई एकदम रूल नहीं है। बट क्यों है? क्योंकि लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। हमारे जो पहले के लोग थे या फिर जो बिजनेस जो पहले से चले आ रहे हैं, वो लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं, और हमें इनके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप एसेट को उठा के लेफ्ट में डाल दो और लाइबिलिटी को राइट में डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाना है। तो जो चीज जैसा होता आ रहा है ना, उसको वैसे ही कंटिन्यू करते रहना, तब तक, जब तक कि उसको चेंज करने से हमें कोई फायदा नहीं मिले। वही अकाउंटिंग कन्वेंशन है।
कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अजम्पशन है। प्रिंसिपल क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है। कन्वेंशन क्या है? ट्रेडिशन है। समझ में आया? चलिए हम लोग अब एक एक करके एक एक टॉपिक को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे आपके सबसे पहले ये जो, हाँ मैं इसी की बात कर रहा था, यही मैं, एक सेकेंड, देख देख पा रहे होंगे ये, देख रहे हो ना? ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये सब एक बार थियोरी आप लोग चाहो तो रीड कर लेना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया है। इसके बाद देखिए एक बार यहाँ पे गैप है, मैं गैप को हाईलाइट करवाना चाहूंगा। The term gap is used to describe rules developed for the preparation of financial statement are called concept, convention, postulates, principle। मतलब गैप एक ब्रॉडर टर्म हो गया जिसके अंदर कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स, प्रिंसिपल सब आ गया, ठीक है। These gaps are the backbone of the accounting information system। समझे? ये गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये याद रखिएगा, ये आप लोग को ओवर द लाइफ काम आएगा, ठीक है। अभी आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में। देखिए क्या है, accounting concept define the assumption on the basis of which financial statement of a business entity are prepared। basically क्या है? assumption ही है, ठीक है। ये assumed है, perceived है and accepted in accounting to provide a unifying structure internal logic to accounting process, ठीक है। तो बेसिकली वही लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस किया है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। यहां देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स मींस रूल्स, रेगुलेशन associated with theory and procedure of accounting, serving as explanation of kind practices and as a guide for selection of convention or procedure where alternative। अकाउंटिंग देखिए रूल्स कैसे होने चाहिए, रूल्स कैसे होने चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। उसके लिए क्या दिया हुआ है? कुछ कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या है? दे शुड बी ऑन रियल एजम्पशन, दे शुड बी ऑन रियल एजम्पशन, कि वो रियल एजम्पशन पे बेस्ड होने चाहिए। फिर कह रहा है दे मस्ट बी सिंपल, दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी, ओके। फिर कह रहे दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। उसको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, उसको आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हो, उसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन, दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। फिर दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर यूजर, वो यूजर के लिए जो है इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या है? हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? देखिए ये अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते 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 ही ये इमर्ज होता है, ठीक है। अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में अडॉप्ट रहता है, इसलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। द कन्वेंशन आर डिराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस, ये बाय यूज ही इसको डिराइव किया जाता है। द अकाउंटिंग बॉडी में चेंज, ये चेंज हो सकता है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, अगर हमको लगेगा कि चेंज करने से कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, कुछ फायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मतलब हो सकता है कि इंडिया में कुछ और कन्वेंशन चला रहा हो, यूएस में कुछ और कन्वेंशन चला होगा, यूके में कुछ और कन्वेंशन चला हो, तो ये डिपेंड करता है कि जगह टू जगह, ओके। अब आता है हम लोग का सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक आता है आज हम लोग का कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करना। इन डिटेल हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इन डिटेल हम लोग क्या डिस्कस करें? वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट,
वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटी। एक सेकेंड, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो भैया, लाइन बाय लाइन मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं बस आपको बता दूंगा कि उसके अंदर क्या चीज है। आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है, अभी हम लोग क्या देखें कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एक एजम्पशन है, जिस एजम्पशन के बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के ही एजम्पशन के थ्रू ये माना जाता है कि बिजनेस जो है ना, बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो आदमी है। एक है बिजनेस का ओनर और दूसरा है बिजनेस। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों कभी एक नहीं हो सकता है। अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन भैया ये फैक्ट है। अगर आपका कोई बिजनेस है ना, तो वो बिजनेस अलग है, आप अलग हो। आप और आपका बिजनेस एक नहीं माना जाएगा कभी। आप अगर बैंक में जाओगे ना अकाउंट खुलवाने, तो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। वही अगर आप बिजनेस के बिहाफ में जाओगे ना कि मेरा एक बिजनेस है, मुझे इस बिजनेस का अकाउंट खुलाना है, तो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं, वो बिजनेस का अकाउंट होगा। इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे मतलब यही है कि आप अलग आदमी हो और आपका बिजनेस एक अलग आदमी नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है। तो यही एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये मान के अकाउंटिंग करोगे कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग पर्सन है, दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों की आइडेंटिटी सेपरेट है, दोनों एक नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे बुक्स में बिजनेस के ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी ला रहा है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और वो अगर कुछ भी ले जा रहा है तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर ऐसा ही, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता? तो भैया सोचिए कि आपका पैसा इस जेब से उठा के आप इस जेब में रख रहे हो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जेब भी आपका है, ये जेब भी आपका है, दोनों जेब आपका है, दोनों भी आप ही हो। बट आप अपना पैसा इस जेब से उठा के बिजनेस के गले में रख दे रहे हो। क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? अगर आप और बिजनेस एक ही होते ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने जेब में रखो या बिजनेस के गले में रखो। लेकिन अकाउंट्स कहता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों एक नहीं है। तो अगर आप कोई भी पैसा अपने जेब से हटा के बिजनेस के गले में रखते हो या बिजनेस के गले से निकाल के अपने जेब में रखते हो, तो फर्क पड़ रहा है। अगर आप अपने जेब से पैसे निकाल के बिजनेस के गले में रख रहे हो, तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, बिजनेस में पैसा बढ़ रहा है। जब तक वो पैसा आपके जेब में था, तब तक वो बिजनेस के पास नहीं था, उसको यूज करने का राइट बिजनेस के पास नहीं था। जब वो पैसा आप अपने जेब से निकाल के बिजनेस के गले में रख दिए, अब उसका राइट बिजनेस के पास चला गया। कॉरेस्पॉन्डिंगली बिजनेस के माथे पे एक लाइबिलिटी भी आ गया। क्या? कि मालिक को देना है, मालिक से लिए है ना, तो मालिक को देना है। इस दुनिया में, इस चीज को दिमाग में अच्छे से बांध लीजिए आप लोग, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। इनफैक्ट द एयर यू आर ब्रीदिंग इन, यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर इट। समझ रहे हो? इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर बिजनेस में मालिक पैसा लगा रहा है तो वो एक उम्मीद के साथ लगाता है कि अगर आज वो 100 रुपए लगाएगा ना, तो कल को वही बिजनेस उसको 150 रुपए देगी। तो 50 रुपए की वो कमाई के लिए जो उम्मीद बांध के रखा है, इसलिए वो आज 100 रुपए लगा रहा है। उसको कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं है कि बस लगा दिए। तो फ्री में कुछ नहीं लगाया जा रहा है। अगर आज मैं 100 रुपए बिजनेस में लगाऊं ना, तो बिजनेस के माथे पे लाइबिलिटी चढ़ जाएगा कि भैया कल को हमको मालिक को ये 100 रुपए तो लौटाने ही है, प्लस ये 100 का 50 बना के भी लौटाना है। हालांकि 100 का 50 बनाने का काम मालिक का ही होता है, वही बिजनेस करेगा, लेकिन भैया वो 100 रुपए बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में।
इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो भी मैं कहने जा रहा हूं, जो भी मैं जैसे भी मैं समझाता हूं उसको अच्छे से समझिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक एक चीज एकदम बारीकी से समझ में आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस चैप्टर को, अकाउंटिंग थ्योरी के जो चैप्टर को, बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंस मिलती है, इसको बच्चे उतने ज्यादा कंसीडर ही नहीं करते, इसको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, ये ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th क्लास से लेके 12th, जितना तक आप सोच भी नहीं सकते हो ना, 11th से लेके 12th, बीकॉम, एमकॉम, आगे जो भी सीए, सीएस, सीएमए, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, इनफैक्ट इन योर लाइफ टिल योर रिटायरमेंट, आप अगर कहीं जॉब करोगे 60-70 साल में, जब आप रिटायर करोगे, वहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में पकड़ नहीं रही, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ नहीं रही, तो भैया आपको कहीं भी इंबैरेस होना पड़ सकता है, कहीं भी और कभी भी इंबैरेस होना पड़ सकता है आपको। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन, आप एग्जाम निकाल लिया, आप एग्जाम पास कर गए, उसके बाद कल को इंटरव्यू में गए, पूछ दिया कोई बेसिक सा सवाल जो थ्योरी से उठा के, तो क्या बोलोगे? आपको जर्नल एंट्री आता है, अच्छे से आता है, आप डेबिट क्रेडिट अच्छे से सीख चुके हो, आपको पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल में क्या फर्क होता है, आपको पता ही नहीं कि कन्वेंशन और प्रिंसिपल में क्या फर्क होता है, आपको पता ही नहीं है गैप क्या होता है, आप क्या करोगे फिर? और आप लोगों में से आप खुद को देखो, अगर आपने कहीं से पढ़ रहा होगा या कहीं से पढ़ा होगा, तो आप देखोगे क्या आपको पता था ये सब फर्क? तो मेरा रिक्वेस्ट बस इतना सही है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, मैं जो भी अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूं, उसको अच्छे से सुनिए, मेमोराइज कीजिए और रिटेन करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए टॉपिक पे वापस से आते हैं। तो हम लोग का चल रहा था एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपल सा बस ये बात कहता है कि मालिक और बिजनेस दोनों का अस्तित्व एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी अलग अलग है, अलग अलग है। मालिक अगर बिजनेस में कुछ लगाएगा तो वो लिखेगा कि मैंने बिजनेस में इतना लगाया, और बिजनेस भी लिखेगा कि मालिक ने इतना दिया। और मालिक बिजनेस से अगर कुछ निकालेगा तो वो भी बिजनेस लिखेगा कि मालिक ने इतना निकाल लिया, और मालिक भी समझेगा कि हम उतना बिजनेस से निकाल लिए। समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये काम हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से ही करते हैं। बाकी थ्योरी लिखा हुआ है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा इसमें। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देख लीजिए। 7,000 रुपया, सॉरी 7 लाख रुपया मिस्टर, यहाँ पे देख लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा ये एग्जाम्पल। हाँ, 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, 5 लाख का मशीन खरीद लिया। ठीक है, मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए बिजनेस को दिए, बिजनेस बिजनेस के पास क्या गया? 7 लाख रुपया गया, बिजनेस ने क्या किया? उसका 5 लाख का मशीन खरीद दिया। ठीक है, और मेंटेन द बैलेंस इन हैंड, और बाकी 2 लाख रुपया को अपने पास में पॉकेट में रखा। ठीक है, दिस मीन्स दैट एंटरप्राइज ओज मिस्टर एक्स 7 लाख। इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है ना, वो मिस्टर एक्स यानी ओनर का 7 लाख रुपया लेके रखा है। नाउ इफ मिस्टर एक्स स्पेंड 5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंस फ्रॉम द बिजनेस फंड, अब अगर मिस्टर एक्स जो है, मालिक जो है, वो 5,000 रुपया खर्च कर लिया अपने फैमिली के खर्चे के नाम पे, तो इसका मतलब ये है कि अब उसका जो है ना 7 लाख नहीं है, अब उसका कितना है? सिर्फ 6,95,000 है। क्यों? मालिक और बिजनेस तो एक ही है। नहीं 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 नहीं, एक नहीं है ना, इसीलिए तो यहाँ पे तो ये हम लोग यही सीख रहे हैं। एग्जाम्पल तो यही है कि अब मालिक का कितना बचा? अब मालिक का बचा सिर्फ 6,95,000, जिसमें 5 लाख का मशीन खरीद लिया, 1,95,000 कैश। आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरह से आप लोग को एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आज का क्लास थोड़ा सा स्लो जा रहा है क्योंकि आप लोग बेस बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी हो पाता है ना पूरा कंप्लीट, 12 कॉन्सेप्ट है आई थिंक, तो अगर पूरा नहीं भी हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4, 5, 6 जितना ही होगा हम लोग उतने पे क्लास को आज रोक देंगे, पॉज कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम लोग का ट्राई ये रहेगा कि हम लोग क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप लोग को समझ में आनी चाहिए हर चीज अच्छे से। ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ, अकाउंटिंग मतलब क्या समझते हो? हिंदी होता है अकाउंटिंग का, क्या पता है? खाता बही, खाता मेंटेन करना, हिसाब करना। तो एक बात बताओ, कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा,
अच्छे कर्म करो भैया, मरने के बाद कर्मों का हिसाब होता है ना। मरने के बाद कर्मों का हिसाब होता है ना। जो अच्छा कर्म किया रहता है उसको स्वर्ग मिलता है, जो खराब कर्म किया रहता है उसको नर्क मिलता है, वगैरह वगैरह, पता नहीं जो भी, मैंने भी सुना ही है ये सब। क्या ये रियल लाइफ में होता है? अगर रियल लाइफ में होने लगेगा ठीक है, बहुत लोग मानते हैं कि मतलब कर्म का फल यही मिल जाता है, वो सब की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हिसाब यहाँ हो सकता है रियल लाइफ में? नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं कितना अच्छा हूं इसको आप फिगर में लिख सकते हो। हिसाब तो हम लोग फिगर, न्यूमेरिकल नंबर को ही करेंगे ना। 5 6 4 3 2 ऐसे करके जो होगा इसी को एड लेस करके हिसाब करेंगे ना। मैं कितना अच्छा हूं या मैं कितना बुरा हूं इसको आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यहां पे हमारा ये कहता है कि हम अपने बिजनेस में सिर्फ उसी चीज का अकाउंटिंग करेंगे जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जो चीज मनी के टर्म्स में मेजरेबल नहीं है उसको हम लोग अकाउंटिंग में नहीं कंसीडर करेंगे। अब मनी क्या है? अब मनी क्या है भैया? मनी क्या है उसको सीखने के लिए फिर हम लोग को इकोनॉमिक्स क्लास में जाना पड़ेगा। रुपया, पैसा, ऐसे समझ लो। रुपया तो करेंसी है, पैसा, पैसा भी करेंसी है हालांकि इंडिया का। मुद्रा, जो भी है वट एवर, मनी क्या है यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं है। कहने का जो मतलब था वो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर कोई भी चीज मनी के टर्म्स में मेजरेबल है तभी उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे हम, अन्यथा उसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये है आपका इसका कॉन्सेप्ट। कौन सा करेंसी में रिकॉर्ड करते हैं? तो मेजरिंग यूनिट ऑफ द मनी इज टेकन एज द करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री। देख पा रहे होगे आप लोग, रूलिंग कंट्री का जो करेंसी होता है उसी में मेजर करते हैं। तो रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री प्रोवाइड्स कॉमन डिनोमिनेशन। ठीक है, ये बार रीड कर लेना। ठीक है, अच्छा, मतलब एक तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद जब आप ये रीड कर लोगे ना तो आपको मतलब कहते हैं ना कि वो एकदम ब्रश अप हो जाएगा, मतलब वो अच्छे से एकदम शाइन करेगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। एग्जाम्पल दिया हुआ, अच्छा से एग्जाम्पल दिया हुआ, देख लेना आप लोग। अगर मतलब आप इसका मतलब कौन सी चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सी चीज को नहीं करेंगे ना, तो मतलब ऐसे समझो कि कोई कोई मेरे पास कोई एम्प्लॉय है, मेरे पास 2 एम्प्लॉय है, मेरे अंदर 2 एम्प्लॉय काम करते हैं। एक को मैं सैलरी देता हूँ, दोनों को मैं सैलरी 10-10 हजार ही देता हूँ। दोनों को मैं सैलरी कितना देता हूँ? 10-10 हजार। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। दोनों को सैलरी कितना देता हूँ? 10 हजार इसको भी, 10 हजार इसको भी देता हूँ। मिस्टर ए जो है ना वो मेरे लिए, हम उसको सैलरी देता हूँ 10 हजार का, लेकिन वो इतना एफिशिएंट है, इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक है कि वो मेरे लिए 50 हजार का काम करके देता है। और मिस्टर बी जो है वो एकदम लेजी है, बस आता है जाता है हिसाब करके, ठीक है, वो मेरे लिए मुश्किल से 15-20 हजार का काम करके देता है। अगर ऑब्वियसली 10 हजार से नीचे काम करके देगा तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ उसको रखूंगा। वो मेरे लिए कितना काम करके देता है? 15-20 हजार का काम करके देता है। मिस्टर एस मैं कितना कमा रहा हूँ? 40 हजार कमा रहा हूँ, 10 हजार उसको दे रहा हूँ, 50 हजार का काम से ले रहा हूँ। मिस्टर बी से मैं कितना कमा रहा हूँ? 20 हजार कमा रहा हूँ, सॉरी 10 हजार कमा रहा हूँ, 20 हजार उससे कमा रहा हूँ और 10 हजार उसको दे रहा हूँ। तो एक बात बताओ, हिसाब जब हम करेंगे तो खर्चे में मिस्टर ए के नाम पे भी 10 हजार लिखेंगे, मिस्टर बी के नाम पे भी 10 हजार लिखेंगे ना। लेकिन मिस्टर ए ने जो हमको एक्स्ट्रा काम करके दिया है, क्या उसका कोई हिसाब होगा? उसका एफिशिएंसी का हिसाब होगा? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मनी में मेजरेबल ही नहीं है ना। हम बोलने के लिए बोल दिए कि वो मुझे 50 हजार का काम करके दिया, बट ऐसे प्रैक्टिकली मेजरेबल नहीं होता है। कोई कितना अच्छा है, कोई कितना बुरा है, कोई कितना एफिशिएंट है, कोई कितना इनएफिशिएंट है, कोई कितना ऑनेस्ट है, कोई कितना डिसऑनेस्ट है, ये सब मनी से मेजरेबल नहीं है, तो इसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते हम लोग। यही, दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग तो ऐसे समझ लो कि एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर आप लोग देख लो, देखो है ना, अकाउंटिंग का ये लिमिटेशन भी है। This concept ignores that money is inelastic yardstick for measurement, as it is biased and implicit that purchasing power of money is not sufficient important to require adjustment. Many material transactions are event are not recorded in the book just because they cannot be measured in monetary terms. बहुत सारे मटेरियल ट्रांजेक्शन इवेंट जो है वो नहीं रिकॉर्ड हो पाते क्योंकि उसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते आप। समझ में आ गया?
आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी और यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से क्लियर होंगे। एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग देखे, फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो भैया एक बात बताओ, जिस चीज का हिसाब हमको करना है, अगर हम बोलेंगे एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है, तुम बताओ कितना लीटर पानी बह रहा है? बता पाओगे कभी? अरे भैया नदी बह रही है, पहाड़ से निकल रही है और जाके समंदर में मिल जा रही है, तुम मुझे हिसाब लगा के कभी बता पाओगे कि कितना लीटर पानी बह रहा है? नहीं बता पाओगे। क्यों? अरे भैया क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा है। अरे भाई रुकेगा, 2 मिनट के लिए रुकेगा, स्टार्ट पॉइंट ब्लॉक होगा, एंड पॉइंट ब्लॉक होगा, तब तो मैं बीच का फट 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 करके मेजर करके बता दूंगा। वो इसका डेप्थ निकालूंगा, उसका लंबाई निकालूंगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करके फटाक से बता दूंगा। अरे भाई ये रुक ही नहीं रहा है, वो पहाड़ से आ रहा है और सीधा समंदर में जा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे? मैं यहाँ पे ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि भैया किसी भी चीज का हिसाब करने के लिए ना, हिसाब हिसाब में बार बार क्यों करूं? क्योंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं भाई, हिसाब का ही काम कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या अजम्पशन करना होगा, ये दिस आर द वन ऑफ द अजम्पशन व्हिच वी आर स्टडीइंग राइट नाउ। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना है ना, अच्छे से अकाउंट फॉर करना है, तो हमको उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को लॉक करना पड़ेगा, तभी उसको हम मेजर कर पाएंगे अच्छे से। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को लॉक करने से मतलब यहाँ पे क्या है कि हम अकाउंटिंग सिर्फ किसी न किसी डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड का ही कर सकते हैं, ऐसे ओपन एंड नहीं कर सकते हैं। ओपन एंड मतलब दोनों तरफ से खुला नहीं, आपको कट ऑफ डेट निकालना ही पड़ेगा। जैसे जनरली लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो 31 दिसंबर होता है, और फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो 31 मार्च होता है। 31 मार्च अगर आपका क्लोजिंग पीरियड है, तो इसका मतलब कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का अकाउंटिंग आपको करना है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका बिजनेस तो सालों साल चलेगा, सालों साल से चलता आ रहा है। एक सेकेंड, वो थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो गया, इसलिए मैं अभी आप लोग को नहीं दिख पाऊंगा, लेकिन मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंटिंग जो है ना वो हमेशा, सॉरी बिजनेस जो है वो हमेशा से चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो लेकिन हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अकाउंटिंग जो करना है उसके लिए हम लोग को पीरियड को क्लोज करना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग किसी न किसी पर्टिकुलर पीरियड का होगा, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 12 महीने का हो, 15 महीने का हो। जनरली क्या होता है? जनरली 12 महीने का होता है। जनरली कौन सा पीरियड कंसीडर किया जाता है? जनरली हम लोग के इंडिया में जो है फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, जहां पे 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेट कंसीडर किया जाता है। इस पीरियड का अकाउंटिंग होता है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइनिंग अकाउंटिंग पीरियड एज पर गोइंग कंसर्न। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, if a textile mill lasts for 100 years, it is not desirable to measure its performance at the end of this life। मतलब अगर कोई टेक्सटाइल मिल 100 साल तक चलता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100 साल में बाद जब वो बंद हो जाएगा उसके बाद ही हम उसका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। नहीं, हमको उसका परफॉर्मेंस हर साल मेजर करना पड़ेगा। तो ये हर साल करना, हर 6 महीने पे करना, हर 3 महीने पे करना, ये क्या है? यही पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग जो होगा वो पर्टिकुलर किसी न किसी पीरियड पे होगा। पीरियड मतलब टाइम स्टैम्प। ठीक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज में फैसिलिटेट करता है? फैसिलिटेट मतलब कि क्या क्या चीज हमें हेल्प करता है। तो पहला हमें हेल्प करता है किसमें? पहला हमें हेल्प करता है कंपेयर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड। अरे भैया आप इस साल का पीएल बनाओगे, पीएल मतलब प्रॉफिट लॉस बनाओगे, तभी तो उसको पिछले साल के पीएल से कंपेयर कर पाओगे, या अगले साल के पीएल से कंपेयर कर पाओगे कि भैया इस साल का मेरा परफॉर्मेंस कैसा था और अगले साल का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मतलब अपने परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे और उसके हिसाब से उसको इंप्रूव करने का ट्राई करोगे। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, ताकि हर साल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हो एक जैसा ही रहे। मैचिंग करोगे, पीरियोडिक रेवेन्यू मैच करेंगे मतलब
कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे अपना ब्रेक करते हैं। कल से क्योंकि लाइटिंग की भी थोड़ी सी इशू आ गई है, और फिर हम लोग का टाइम भी थोड़ा सा हो गया है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो को, थोड़ा छोटा छोटा रहता है तो अच्छा रहता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का अभी 3 कॉन्सेप्ट हुआ है, अकाउंट एंटिटी कॉन्सेप्ट और एंटिटी कॉन्सेप्ट हुआ, उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया है, और उसके बाद हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हो गया है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होगी अच्छी से बात। हम लोग आज की क्लास में क्या सब सीखे, हम लोग आज की क्लास में देखे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, और प्रिंसिपल बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है। और उसके बाद हम लोग देखें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसके आगे अभी और कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है जो आई होप नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।